हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सिक्स्थ सेमेस्टर सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के सिलेबस के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं बीए सिक्स्थ सेमेस्टर सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र में आपको कौन कौन से टॉपिक्स और पेपर्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला कोर्स कोड यानी कि पहला पेपर जो है वो है SOC 304 और इसका जो कोर्स टाइटल है वो है पॉयनियर्स ऑफ इंडियन सोशोलॉजी, यानी कि पाठ्यक्रम का शीर्षक है भारतीय समाजशास्त्र के अग्रदूत, यानी कि भारतीय समाजशास्त्र को आगे ले जाने में किनका सबसे ज़्यादा योगदान था वो उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे क्रेडिट है इसका 4+0। चलिए देखते हैं इसमें पहला टॉपिक क्या है, पहला यूनिट क्या है। तो पहला यूनिट है आपका GS घुरिये केस्ट, यानी कि GS घुरिये की जाति पर क्या अवधारणा थी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। रू अर्बन कम्युनिटी यानी कि रू अर्बन समुदाय क्या था, इसके बारे में आपको पढ़ना है। DM मजुमदार ट्राइबल इंटीग्रेशन, यानी कि DM मजुमदार का जनजातीय एकता का सिद्धांत या फिर जनजातीय एकता की अवधारणा क्या थी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे बढ़े तो आगे आपको पढ़ना है राधा कमल मुखर्जी जी के बारे में। इनमें आपको पढ़ना है सोशल स्ट्रक्चर एंड वैल्यूज, यानी कि राधा कमल मुखर्जी के सामाजिक मूल्यों की सामाजिक संरचना, यानी कि सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, यानी कि जो मूल्य होते हैं सामाजिक संरचना के, उनके बारे में आपको पढ़ना है, जो कि राधा कमल मुखर्जी द्वारा दिए गए होंगे। आगे चले तो आगे आपको पढ़ना है DP मुखर्जी जी को। इनके बारे में क्या पढ़ना है, तो इंडियन कल्चर एंड डाइवर्सिटी, यानी कि DP मुखर्जी की भारतीय संस्कृति और विविधताएं पर क्या विचार है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे आपका इरावती कर्वे के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आपको किंगशिप ऑफ इंडिया IP देसाई फैमिली इंडियन फैमिली, यानी कि भारत में रिश्तेदारी आपको पढ़ना है किनका, इरावती कर्वे का। और IP देसाई का आपको भारतीय परिवार पर क्या अवधारणा थी, क्या सिद्धांत थे, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और आगे बढ़े तो आगे आपको पढ़ना है MN श्रीनिवास को। MN श्रीनिवास का आपको संस्कृतनाइजेशन पढ़ना है, आपको वेस्टर्नाइजेशन आपको पढ़ना है, सेकुलराइजेशन आपको पढ़ना है, डोमिनेंट कास्ट आपको पढ़ना है, यानी कि MN श्रीनिवास के द्वारा संस्कृतिकरण की अवधारणा, पश्चिमीकरण की अवधारणा, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा, प्रमुख जाति क्या होती हैं, डोमिनेंट कास्ट क्या होती हैं, इनकी अवधारणा आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे आपको पढ़ना है SC दुबे के बारे में। SC दुबे के बारे में आपको क्या पढ़ना है, इंडियन विलेज, यानी कि SC दुबे के द्वारा भारतीय गांव की अवधारणा क्या है या भारतीय गांव के बारे में इन्होंने क्या वर्णित किया है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और आगे चले तो आगे आपका AR देसाई के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है इनके द्वारा दी गई सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म की अवधारणा क्या है, यानी कि भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में इन्होंने क्या कहा, क्या बताया, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और आगे चले तो एंड्रे बैतेले के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आपको कास्ट, क्लास एंड पावर, एग्रेरियन स्ट्रक्चर, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें आपको हिंदी में बात करें तो एंड्रे बैतेले, जिसमें आपको पढ़ना है जाति के बारे में, वर्ग के बारे में और शक्ति के बारे में और कृषि संरचना के बारे में आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से आपका ये कोर्स कोड फर्स्ट खत्म होता है और ये जो है पेपर 1 भी है आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं तो दूसरा कोर्स कोड है आपका SOC 305 और इसका टाइटल जो है वो है जेंडर एंड सोसाइटी, यानी कि पाठ्यक्रम का शीर्षक है लिंग और समाज। इसके लिए आपको क्रेडिट मिलता है 4+0। आगे चले तो आगे आपको पढ़ना है पहले यूनिट में जेंडर वर्सेस सेक्स, यानी कि लिंग बनाम सेक्स, लिंग यानी कि आपको पढ़ना है कि जेंडर क्या होता है और सेक्स क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, जेंडर रूल्स, यानी कि लिंग का सामाजिक निर्माण क्या है और लिंग की भूमिकाएं क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे आपको पढ़ना है वुमेन एंड फैमिली, सोशलाइजेशन एंड जेंडर, फेमिनिस्ट मूवमेंट, अंडरस्टैंडिंग जेंडर इनइक्वालिटीज, महिलाएं और परिवार के बारे में आपको पढ़ना है। समाजीकरण और लिंग क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। नारीवाद आंदोलन, लैंगिक असमानताओं को समझना, इसके बारे में आपको पढ़ना है कि लैंगिक असमानताओं को आप किस प्रकार से समझ पाएंगे। आगे बढ़े तो आगे आपको पढ़ना है कि जेंडर पर्सपेक्टिव, यानी कि लिंग परिप्रेक्ष्य आपको पढ़ना है, जिसमें लिबरल, मार्क्सियन, सोशलिस्ट, रेडिकल, यानी कि लिंग को लेकर जो भी अवधारणाएं हैं, जो भी परिप्रेक्ष्य हैं, जो भी नज़रिया हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो इनमें कौन कौन से नज़रियों के बारे में आपको पढ़ना है। उदारवादी परिप्रेक्ष्य नज़रिया क्या है, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य नज़रिया क्या है, समाजवादी और कट्टरपंथी परिप्रेक्ष्य कहें या फिर नज़रिया कहें क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। पैट्रियार्की एंड जेंडर,
सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि पितृसत्ता और लिंग के बारे में आपको पढ़ना है, और श्रम का यौन विभाजन के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि स्त्री हो या पुरुष है, इनके जो है श्रम का विभाजन किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे आपको है वुमेन एंड सोसाइटी इन इंडिया, यानी कि भारत में महिलाएं और समाज के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है डेमोग्राफिक प्रोफाइल, जनसांख्यिकी प्रोफाइल, यानी कि महिलाएं समाज में कितने अनुपात में है, कितनी संख्या में, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। पॉपुलेशन एंड जेंडर आपको पढ़ना है, यानी कि जनसंख्या और लिंग क्या होते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे आपका वुमेन इन इकोनॉमी के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि वर्क, यानी कि अर्थव्यवस्था में महिलाओं का क्या रोल है, जैसे कि क्या कार्य है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। वुमेन एंड एजुकेशन, यानी कि महिलाएं और शिक्षा किस प्रकार से संबंधित है, महिलाओं को शिक्षा की किस प्रकार से ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। वुमेन एंड हेल्थ, यानी कि महिलाएं और स्वास्थ्य, यानी कि महिलाओं के हेल्थ वगैरह के बारे, यानी कि स्वास्थ्य के बारे में भी आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे आपका क्राइम अगेंस्ट वुमेन, यानी कि महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। इन्फेटिसाइड, डोमेस्टिक एंड पब्लिक, यानी कि शिशु हत्या और घरेलू और सार्वजनिक के बारे में आपको पढ़ना है। इसके आगे बढ़े तो आगे आपको पढ़ना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड एंड प्रोविजंस रिगार्डिंग वुमेन, प्रोग्राम एंड पॉलिसीज रिगार्डिंग अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं के संबंध में जो है संवैधानिक सुरक्षा उपाय और प्रावधान क्या हैं, महिलाओं के उत्थान से संबंधित कार्यक्रम एवं नीतियाँ क्या हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो लास्ट पेपर है आपका SOC 306, और इसका जो टाइटल है वो है फील्ड वर्क, केस स्टडी और प्रोजेक्ट वर्क। तो आपको फील्ड वर्क करना है, केस स्टडी या फिर प्रोजेक्ट वर्क, इन तीनों में से एक करना है। तो यहाँ पे जो है जिसका सिलेबस दिया गया है उसको देख लेते हैं। इसके लिए क्रेडिट आपको दिया गया है 0+2। इसमें आपको क्या पढ़ना है, नोविंग अबाउट फील्ड, यानी फील्ड वर्क, यानी कि क्षेत्र कार्य के बारे में आपको जानना है। सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट एंड फील्ड वर्क, यानी कि अनुसंधान परियोजना और क्षेत्र कार्य के लिए अनुसंधान समस्या का चयन करना है, यानी कि आप लोगों को रिसर्च करने के लिए दिया जाएगा, तो आपको रिसर्च टॉपिक चूज करना होगा, पसंद करना होगा, जिसमें चयन करना होगा, जिसमें कि आप जो भी टॉपिक जानते हो, जो भी टॉपिक आप समझते हो, उसके बारे में आप उसे पसंद करेंगे और उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स एंड यूनिट, यानी कि ब्रह्मांड और इकाइयों की अवधारणा के बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो आपको रिसर्च डिजाइन करने के बारे में पढ़ना है, यानी कि अनुसंधान का डिजाइन किस प्रकार से किया जाता है। यूज ऑफ सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड, यानी कि अध्ययन की इकाइयों का चयन करने के लिए जो है पहले तो इसको देख लेते हैं। यूज ऑफ सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड टू सिलेक्ट यूनिट ऑफ स्टडी, यानी कि अध्ययन की इकाइयों का चयन करने के लिए जनगणना और नमूनाकरण पद्धति का उपयोग करना है आपको, यानी कि कुछ ऐसे रिसर्च के टॉपिक्स होते हैं जिनमें आपको जनगणना करनी पड़ सकती है या फिर नमूना लेना पड़ सकता है। कुछ लोगों के, मान लीजिए एक समूह को बुलाएंगे आप और उनसे कुछ भी सामाजिक विषय पर सवाल जवाब करेंगे, जैसे महिलाओं की स्थिति के बारे में ही सवाल जवाब करेंगे। इस प्रकार की को कहते हैं सैम्पलिंग मेथड, यानी कि आप जाते हैं और लोगों से पूछ के उनके बारे में, यानी जो जिस विषय में आप शोध कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और उसे अपने शोध में डाल देते हैं, तो इसे सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। आगे चले तो आगे आपको पढ़ना है एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि संसाधनों का अनुमान आपको लगाना है कि आपके पास संसाधन कितने हैं रिसर्च करने के दौरान, जिसमें कि पैसा, टाइम एंड मनी, यानी कि समय कितना है आपके पास रिसर्च करने के लिए, धन आपके पास कितना है, ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि मानव संसाधन क्या है आपके पास, कंडक्टिंग फील्ड सर्वे, यानी कि क्षेत्र सर्वेक्षण करना आपको पढ़ना है। नेसेसरी गैजेट्स एंड इक्विपमेंट, यानी कि आवश्यक गैजेट और उपकरण होना चाहिए जिससे कि आप इस संसाधन को, जिससे कि आपके पास सफिशिएंट, यानी कि जो पर्याप्त संसाधन होते हैं वो होने चाहिए जिससे कि आप रिसर्च आसानी से कर सकें। तो इसमें जो है संसाधनों के अनुमान लगाना है आपको कि एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि कौन कौन से रिसोर्सों की ज़रूरत पड़ सकती है, और उसमें ये सारे रिसोर्सों के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि संसाधनों के बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो अगला लास्ट जो है हमारा वो है क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा, यानी कि डेटा का वर्गीकरण और सारणीकरण, यानी कि जो भी डेटा आप लेते हैं रिसर्च के दौरान, जहाँ से भी समाज से या फिर सर्वे करके या फिर सैम्पलिंग मेथड से, उस डेटा का वर्गीकरण करना, यानी कि उन्हें जो भी अलग अलग वर्ग हैं उनमें उनको बांटना और एक सारणी में दिखाना, इसके बारे में आपको पढ़ना है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी कि डेटा की प्रस्तुति करना आपको सीखना है, यानी कि कैसे आप उन डाटा को प्रस्तुत करेंगे लोगों के सामने जिससे अच्छी तरीके से लोगों को समझ आ पाए। रिपोर्ट राइटिंग और उसके बारे में रिपोर्ट लेखन आप किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से ये BA 6th सेमेस्टर सोशियोलॉजी का सिलेबस समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।